हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डीफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड एंड प्लास्टिक एंड इलास्टिक मॉड्यूल्स क्या होते हैं हमारे, और हकल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, और इसके प्लॉट्स कौन कौन से हकल इक्वेशन के। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं डीफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स क्या होता है। तो हमने इससे पहले पढ़ा था न्यूटोनियन सिस्टम, नॉन न्यूटोनियन सिस्टम और थिक्सोट्रॉफी और विस्कोमीटर वगैरह पढ़े थे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं डीफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। तो इससे पहले हमने नॉन न्यूटोनियन देखा था और थिक्सोट्रॉपी देखी थी। थिक्सोट्रॉपी में क्या थे, ऐसे सॉलिड थे जो क्या थे, अपनी स्टेट में वापस आ जा रहे थे। ठीक है, तो इसमें भी उसी टाइप से इसमें प्लास्टिक एंड इलास्टिक डिफॉर्मेशन है, फिर हकल इक्वेशन है, फिर स्ट्रेच है, स्ट्रेन है और इलास्टिक मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डीफॉर्मेशन क्या होती है। डीफॉर्मेशन हम पहले ही बता चुके हैं क्या होते हैं। किसी पे हमने मॉलिक्यूल पे या सॉलिड पार्ट शेप पे क्या किया, फोर्स लगाते हैं तो वो अपनी शेप चेंज कर लेता है। सो इट इज डिफाइंड एज चेंज इन साइज एंड शेप ऑफ एनी सॉलिड। ठीक है, जब हमने इस पर शेयर स्ट्रेस लगाते हैं तो इसमें डिफॉर्मेशन आने लगती है, ये अपना साइज चेंज कर लेता है। तो डिफॉर्मेशन इन सॉलिड या चेंज इन साइज। ठीक है, तो ये होता है डिफॉर्मेशन। अब स्ट्रेच क्या होता है। अब स्ट्रेच जो इस पर लगाया जा रहा है वो क्या है, शेयर स्ट्रेच या स्ट्रेच बोलते हैं। ठीक है, और जो इसमें चेंज हो रहा है, ये इतना चेंज हुआ है, ये इसका स्ट्रेन होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रेच और स्ट्रेन बहुत ईजी है। क्या होता है स्ट्रेच, इट इज़ द फोर्स विच अप्लाइड ऑन द सॉलिड टू डिफॉर्म इट। ठीक है, तो क्या होती है हमारी स्ट्रेच होती है। सो इट इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया दैट अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इट डिफॉर्म इट। तो स्ट्रेच इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। जैसे नॉर्मल था, हमने उस पर स्ट्रेच लिया और उसकी डिफॉर्मेशन हो गई। देन स्ट्रेच में क्या था, वही कि कितना डिफॉर्मेशन हुआ है। तो इट इज़ द डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड विच वी गेट अप्लाइंग शेयर स्ट्रेच या चेंज इन सॉलिड। ठीक है, कितना चेंज हुआ है, वही जो पहले ऊपर तक दिखाया मैंने आपको। ये क्या है, जो हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं, ये डिफॉर्मेशन हो रहा है, ये इसका शेयर स्ट्रेच है, ये वाला। ठीक है, और जो ये चेंज हो रहा है यहाँ पे, पहले यहाँ से इतना हो गया, इस टाइप से हो गया, तो ये इतना जो चेंज हुआ है, ये क्या है, इसकी शेयरिंग स्ट्रेच है। ठीक है, स्ट्रेन है। और इसे क्या कहते हैं, इट इज़ मेजर बाय द अमाउंट ऑफ डिफॉर्मेशन। जैसे पहले क्या था हमारा सब्सटेंस ऐसा, तो देन उसकी लेंथ क्या होगी, घट गई, तो ये क्या होगी स्ट्रेच के बाद। तो स्ट्रेन इक्वल टू ए एल अपॉन डेल एल अपॉन एल। पहले क्या थी, उसकी लंबाई एल थी, देन उसकी लंबाई फिर डेल एल होगी, तो ये हमारा स्ट्रेन था। अब टाइप्स ऑफ डिफॉर्मेशन, तो बेसिकली टू टाइप्स डिफॉर्मेशन होते हैं, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। सो इलास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब उस पर जब हम स्ट्रेच अप्लाई करते हैं तो वो डिफॉर्म तो हो जाता है, बट जब हम उस पर स्ट्रेच हटा लेते हैं तो वो अपनी वापस उसी स्टेज में लौट आता है। जैसे कोई रबड़ हो गई, आप किसी रबड़ को खींचोगे तो वो चौड़ लंबी हो जाती है, जब उसे छोड़ोगे तो वापस अपनी जो स्टेज थी उसी में आ जाती है। ठीक है, तो इट इज़ द रिवर्सिबल प्रोसेस व्हेन द स्ट्रेच इज अप्लाइड, सॉलिड मटेरियल गेट डिफॉर्म बट द मटेरियल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप व्हेन फोर्स या स्ट्रेच इज रिमूव। वही लिखा हुआ है, जब हम मटेरियल पर फोर्स लगाते हैं तो वो डिफॉर्म हो जाता है, देन हम उस पर से अपनी फोर्स हटाते हैं तो वो अपनी रिवर्सिबल फॉर्म में निकल आता है, जो पहले था अपनी वापस उसी फॉर्म में आ जाता है, ओरिजिनल शेप में। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इसके एग्जांपल है मेटल, रबड़ और पॉलीमर, CTC। ठीक है, दूसरा होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। मतलब जब हम किसी सॉलिड पे लगाते हैं, तो सॉलिड पे अगर हमने स्ट्रेस लगाया तो वो क्या हो जाएगा, या तो वो वापस अपनी स्टेज में लौट ही नहीं पाएगा। मान लो कोई रोड है, इतनी बड़ी रोड थी, हमने उस पर वेट लगा के, स्ट्रेस लगा के, हथौड़े मार मार के उसको पतला कर दिया बहुत। ठीक है, तो ये क्या होता है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। या बीच से काट दिया तो उसकी चेंज हो गई। ठीक है, सो इट इज़ अ इरिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब इसमें वापस रिवर्सिबल नहीं होगा। तो व्हेन द स्ट्रेच इज अप्लाई, सॉलिड गेट डिफॉर्म बट द मटेरियल डज नॉट रिटर्न टू इट ओरिजिनल शेप अंडर फॉर्म। जैसे मेटल्स वगैरह, अबिलिटी ऑफ मैटर अंडर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड कंडक्टिव। अब इलास्टिक मॉड्यूल्स क्या होते हैं। सो द रेशियो ऑफ स्ट्रेच टू स्ट्रेन क्या होता है हमारा इलास्टिक मॉड्यूल, मतलब कितना चेंज हुआ है। तो 3 टाइप से हमारे इलास्टिक मॉड्यूल्स होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं क्या होते हैं इलास्टिक मॉड्यूल। सो इलास्टिक मॉड्यूल क्या होते हैं, जब हम किसी पे क्या करते हैं, शेयर्स लगाते हैं तो वो स्ट्रेन फॉर्म कर लेता है, मतलब उसके स्ट्रेन। तो इलास्टिक मॉड्यूल क्या होता है, स्ट्रेच अपॉन स्ट्रेन, मतलब
उसकी स्ट्रेन में चेंज हो जाते हैं। तो अगर मान लो किसी पे हमने 1 kg फोर्स लगाया, वो 10 सेंटीमीटर की थी कोई रॉड, ठीक है, कोई रॉड है, मान लो ये रॉड है, ये 10 सेंटीमीटर की है। अब हमने इस पर क्या लगाया, ऊपर से फोर्स लगाया, देन ये क्या हो जाती है, 8 सेंटीमीटर की हो जाती है, इतनी हो जाती है, ठीक है। तो ये जो 2 सेंटीमीटर है, ये क्या हो गया, इसका स्ट्रेन हो गया, ठीक है, मतलब 8 से 10 से 8 हो गया। तो ये 2 सेंटीमीटर और जो 1 kg इस पर फोर्स लगाया, वो क्या होगी, इसकी स्ट्रेच हो गई, ठीक है। तो कितना फोर्स लगा, स्ट्रेन कितना चेंज हुआ, ठीक है। तो ये जो होता है हमारा इलास्टिक मॉड्यूल होता है, ये हार्ड मटेरियल जो होते हैं वो हायर उनका इलास्टिक मॉड्यूल्स होता है। अब इसके इलास्टिक मॉड्यूल के 3 टाइप्स होते हैं, यंग मॉड्यूल्स, बल्क मॉड्यूल्स और स्ट्रेस मॉड्यूल्स या स्ट्रेन मॉड्यूल। तो जो यंग मॉड्यूल्स होता है उसमें क्या होता है, उसकी लेंथ अफेक्ट होती है, मतलब लेंथ में चेंजेस होते हैं। लेंथ पहले क्या थी, मान लो ये हमारी लेंथ एल थी, जब हमने उस पर क्या किया, स्ट्रेच अप्लाई किया, तो वो डेल एल या एल डैश हो गई। तो एल माइनस एल डैश क्या होती है हमारी यंग मॉड्यूल। दूसरा होते हैं बल्क मॉड्यूल्स। बल्क मॉड्यूल्स क्या होते हैं, एरिया, जिसमें एरिया चेंज हो जाता है। पहले क्या था, एरिया इतना था, स्ट्रेच लगाने के बाद एरिया हमारा ए डैश हो गया, ठीक है, कम हो गया। देन थर्ड आता है स्ट्रेस मॉड्यूल या स्ट्रेन मॉड्यूल। स्ट्रेस मॉड्यूल मतलब एंगल का चेंज हो जाना, ठीक है। तो ऐसे एंगल क्या होता, पहले क्या था, ये सीधा था, मतलब इसमें 0 डिग्री एंगल बनना था, तब ये यहाँ से 20 से ऐसे हो गया टेढ़ा, तो यहाँ पर कुछ थीटा एंगल बनने लगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, स्ट्रेस मॉड्यूल या स्ट्रेन मॉड्यूल। अब इसके बाद हमें पढ़नी है हकल इक्वेशन। तो हकल इक्वेशन क्या होता है, सो ये किस लिए करते हैं, सो व्हेन हाउ मच चेंज एंड फोर्स द रेशियो बिटवीन चेंज इन इट्स शेप या एरिया एंगल हाइट। इस फोर्स की वजह से, ये हमने जो इलास्टिक मॉड्यूल पढ़े हैं, इनकी वजह से कितना चेंज हुआ है, इसकी स्टडी करना ही क्या कहता है, हकल मॉड्यूल, हकल इक्वेशन ने बताया था। हकल इक्वेशन के द्वारा हम इसकी फोर्स या इसका रेशियो निकाल सकते हैं। तो स्ट्रेच एंड स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, हमारा हकल इक्वेशन होता है, ठीक है। तो हकल इक्वेशन 3 टाइप से दी गई थी। पहला तो पोरोसिटी निकालने के लिए, फर्स्ट पोरोसिटी निकालने के लिए कैसी थी कि जैसे ये कोई सल्यूशन है, अब इसमें क्या किया हमने, ऊपर से फोर्स लगाया, सल्यूशन है, या जैसे आप घर में आटा रखा रहता है, कोई पाउडर फॉर्म वाला है, ठीक है। तो मान लो इसमें अगर हम फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, ये बैठ जाता है, नीचे सेटल डाउन हो जाता है। तो ये क्या होती है, इसकी पोरोसिटी, पहले क्या थी, इसमें फोर्स ज़्यादा थे, अब क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। तो जो हमारा इसके लिए हकल इक्वेशन थी वो क्या थी, लॉग ई 1/e इक्वल टू के वाई इंटू पी प्लस के आर। तो जो 1/e है वो क्या है, हमारा लॉ पोरोसिटी है, कि पोरोसिटी कितनी है, और जो के वाई है हमारा ये कांस्टेंट है, और पी प्रेशर कितना अप्लाई किया हमने, और के आर रिजिडिटी ऑफ पाउडर कितनी रिजिडिटी है, ठीक है। और देन 4 सिलेंड्रिकल के लिए, तो इन्होंने पाउडर की, अगर सिलेंड्रिकल टाइप में जैसे टैबलेट होती ना सिलेंड्रिकल, तो उसके लिए पोरोसिटी इक्वल टू बताया 4F, 4/πd²। डी क्या है, उसकी डायमीटर कितना है। और देन पोरोसिटी का मेन फॉर्मूला क्या होता है, पोरोसिटी क्या होती है, इक्वल टू 100 1-4 पी टी और πd²W। तो ये ई क्या है, हमारे पोरोसिटी है, 100 कांस्टेंट है, 1-4 कांस्टेंट है, देन W क्या है, वेट है, और PT ट्रू डेंसिटी है, और पाई हमारा वैल्यू पता ही होती है हमें, ठीक है, 3.14, और देन डी हमारा क्या है, डी डायमीटर है, और W क्या है, वेट है, ठीक है। तो ये था पोरोसिटी हकल इक्वेशन के बारे में, तो यही हमें यहाँ पर पढ़ने हैं, ठीक है। तो इलास्टिक मॉड्यूल क्या थे कि जिसमें द रेशियो बिटवीन शेयर स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेन के बीच का रेशियो। तो इलास्टिक मॉड्यूल डिटर्मिनेशन अमाउंट ऑफ फोर्स स्ट्रेच पर यूनिट डिफॉर्मेशन पे कितना लगता है। तो जैसे ये हमारा कोई रॉड थी सीधी, तो उस पर हमने स्ट्रेस लगाया, तो वो क्या होगी, चेंज होगी इतनी, तो वो क्या हो गया, उसका स्ट्रेन हो गया। तो डिफॉर्मेशन इन, तो इलास्टिक मॉड्यूल अमाउंट ऑफ फोर्स अपॉन चेंज इन एंगल। तो इसके 3 टाइप मैंने बताई दिए कि कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और ये मटेरियल विथ लार्ज इलास्टिक मॉड्यूल हैव लेस डिफॉर्मेशन, जिसके पास ज़्यादा इलास्टिक मॉड्यूल्स होते हैं उसके पास लेस डिफॉर्मेशन होता है, मतलब जितना ज़्यादा वो क्या करेगा, शेयर स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेस का रेशियो होगा, तो कम इलास्टिक मॉड्यूल
और ये मटेरियल स्मॉल इलास्टिक मॉड्यूल बैज हैव हायर डिफॉर्मेशन या ज़्यादा डिफॉर्मेशन, जिसके पास क्या होगा ज़्यादा शेयर स्ट्रेन होगा तो उसके पास ज़्यादा डिफॉर्मेशन होगा, ये ज़्यादा इलास्टिक मॉड्यूल होगा। ठीक है, अब हकल इक्वेशन में बता चुका हूँ कि पोरोसिटी को निकालने के लिए क्या आती है हकल इक्वेशन। तो इट इज़ मोस्ट यूजफुल मेथड एस्टिमेटिंग द वॉल्यूम रिडक्शन अंडर द कंपैरिजन विद प्रेशर इन फार्मेसी। जैसे ये कोई मैंने बताया था कोई आटा रखा है या पाउडर रखा है, जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो क्या होता है अपने आप को सेटल डाउन कर लेता है। तो इससे क्या होते हैं पहले क्या बना देते हैं फोर्स, वो नीचे बैठ जाते हैं। सो इट इज़ फर्स्ट फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को, वेयर द फोर्स इज पाउडर और द रिएक्टेंट एज द डिसफिक्शन ऑफ पाउडर बेड एज द प्रोडक्ट। मतलब हार्डनेस क्या हो जाते हैं नीचे बैठ जाते हैं, हार्ड होने की वजह से। इसका फॉर्मूला वही था, ई एन की जगह यहाँ पे एल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एल अपॉन 1 माइनस डी इक्वल टू ये हमारा क्या है पोरोसिटी, लॉग एल अपॉन 1 माइनस डी इक्वल टू के पी प्लस ए। तो लॉग यहाँ पे डी क्या है हमारी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ पाउडर, पी हमारा प्रेशर, के हमारा कांस्टेंट और ए हमारा कांस्टेंट। ठीक है, हम पोरोसिटी क्या होते हैं कितने पोर्स अवेलेबल हैं, तो पी इक्वल टू वी पी अपॉन वी पी माइनस बी पी इक्वल टू 1 माइनस पी आर या बी अपॉन बी पी। तो बी आर क्या होता है हमारा जो पी पी होता है वॉल्यूम एट एनी अप्लाइड लोड, वी हमारा वॉल्यूम ऑफ थियोरेटिकल या जीरो पोरोसिटी। और यूज टू चेक पोरोसिटी, हम पोरोसिटी को हकल इक्वेशन को किस लिए करते हैं पोरोसिटी को चेक करने के लिए और पाउडर के मिक्सर को चेक करने के लिए कौन सा मिक्सर। ठीक है, उसके बाद हकल फ्लोट आता है। हकल फ्लोट क्या होता है 3 टाइप से हमारे हकल फ्लोट बनते हैं। पहला टाइप ए मटेरियल के लिए, दूसरा टाइप बी मटेरियल, तीसरा टाइप सी मटेरियल के लिए। तो जो हकल फ्लोट होता है वो डेंसिटी और अप्लाइड प्रेशर के बीच जो प्लॉट बनता है उसे क्या कहते हैं हकल फ्लोट। तो इट कैन बी अफेक्टेड बाय द टाइम ऑफ कंप्रेशन, द डिग्री ऑफ लुब्रिकेशन एंड साइज ऑफ डाई की वजह से। 3 टाइप से ये अफेक्ट होता है। पहला टाइम ऑफ कंप्रेशन कितना है, डिग्री ऑफ लुब्रिकेशन क्या है और साइज ऑफ डाई क्या है। 3 टाइप से हकल प्लॉट है। पहला देखिए आप जो फर्स्ट प्लॉट है उसमें क्या होता है कर्व हमारा सीधा बनता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, टाइप ए मटेरियल में। तो ये सॉफ्ट और रिजिडिटी मटेरियल जो होते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तो करते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड। पहले क्या होते हैं ये नॉन न्यूटोनियन फ्लो थे, फिर न्यूटोनियन फ्लो को फॉलो करने लगते हैं। ठीक, देन दूसरे ऐसे फ्लूइड होते हैं या टाइप बी मटेरियल वाले, ये हमारा कर्व है उसके लिए। तो यहाँ पे क्या है जैसे हार्डर मटेरियल होते हैं लैक्टोज वगैरह के लिए, इसमें इस टाइप से पहले क्या था यहाँ तक हमारे नॉन न्यूटोनियन को, फिर न्यूटोनियन को फॉलो किया, फिर न्यूटोनियन लॉ को फॉलो करने लगते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें हार्डर मटेरियल लैक्टोज वगैरह आते हैं। ठीक है, और देन हमारे लास्ट है तीसरा टाइप सी मटेरियल के लिए कर्व है। इसमें पी और डी के बीच जितना ज़्यादा हम उस पर क्या लगाएंगे, जितना ज़्यादा उसका या शेयर स्ट्रेस लगाएंगे उतना ज़्यादा उस पर रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन होगा। वो टाइप सी मटेरियल के लिए या जितनी ज़्यादा पोरोसिटी होगी। ठीक है, अगर हम डायमीटर बढ़ाते हैं उसका तो पोरोसिटी क्या होती है हमारी बढ़ती है। ठीक है, तो शोइंग द थर्ड कर्व क्या शो करता है, शोइंग एन इनिशियल स्टेट लीनियर रीजन विच इज बिकम सुपर इम्पोर्ट या फैटल नाउंड तो अप्लाइड प्रेशर। पहले क्या थी लीनियर रीजन पर थी, फिर जैसे जैसे हमने उस पर क्या किया उसका डायमीटर बढ़ाया तो उसकी पोरोसिटी भी बढ़ने लगी। तो ये टी और पी यहाँ पर पोरोसिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो यूनिट सेकंड थी वो खत्म होते हुए अब स्टार्ट करेंगे यूनिट थर्ड। थैंक यू।